हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कहते हैं कि चेंजेस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर ऐसे चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जो कि सिस्टम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर किए जाते हैं तो उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे चेंजेस जो कि रिक्वायरमेंट में फिट नहीं होते हैं तो उनका मिक्स रिस्पांस इमीडिएट नज़र आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, Government of India has invited comments, suggestions and feedback on their proposed bill on the Advocates Amendment Bill 2025 के ऊपर। यानी कि इन्होंने एक ड्राफ्ट बिल सर्कुलेट किया है जिसके ऊपर उन्होंने सुझाव, कमेंट, सजेशंस मांगे हैं, जिसकी लास्ट डेट है 28 Feb 2025। तो अगर हम इस बिल को देखें तो हमको बिल को स्टडी करने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट हुई है, इसमें काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है इस बिल के थ्रू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय एडवोकेट्स को रेगुलेट करने के लिए ऑलरेडी एक एक्ट है, एडवोकेट्स एक्ट 1961, और गवर्नमेंट इसी एडवोकेट्स एक्ट 1961 में कुछ अमेंडमेंट इस बिल के थ्रू लाना चाहती है। तो जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं कि बिल में ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लीगल प्रैक्टिशनर की, तो एग्जिस्टिंग जो एक्ट है उसमें लीगल प्रैक्टिशनर कौन होता है हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है। सो लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961. So those class of advocates are only called as a legal practitioner, right? As on today, what is the status as per the present act, Advocates Act 1961? Now, coming back to this amendment bill 2025, इसमें गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है वो ये है, इन्होंने एक लीगल प्रैक्टिशनर की जो डेफिनेशन है उसको काफ़ी ब्रॉडन कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज के साथ काम करते हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन लॉ फर्म्स के साथ काम करते हैं, एंड इफ दे आर लॉ ग्रेजुएट्स, तो उनको भी लीगल प्रैक्टिशनर कहा जाएगा। तो इस नए प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की वो ये है कि लीगल प्रैक्टिशनर का जो एरिया है वो काफ़ी वाइडन कर दिया गया है, यानी कि इस पूल में काफ़ी लोग हैं जो अभी फॉल करने लगेंगे। पहले क्या होता था कि जो एडवोकेट्स सिर्फ कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को लीगल प्रैक्टिशनर कहा जाता था, लेकिन इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट के थ्रू अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसको पास कर दिया जाता है तो ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स भी लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की। लॉ ग्रेजुएट्स कौन होते हैं? अब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने 3 इयर्स या 5 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, अगर आपने लॉ डिग्री ली है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप लॉ ग्रेजुएट्स कहे जाएंगे। और लॉ ग्रेजुएट्स को इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल के अंदर उन्होंने कंसीडर कर लिया है फॉर द पर्पज ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। तो यानी कि लॉ ग्रेजुएट्स भी लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में कवर कर लिए जाएंगे। जो थर्ड अमेंडमेंट है, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, इन हाउस काउंसिल है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रैक्टिस ऑफ लॉ, सो हु कैन डू प्रैक्टिस ऑफ लॉ? तो अभी तक की जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसमें ओनली एडवोकेट्स आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस ऑफ लॉ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स जो कि कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, एज एन इन हाउस लीगल काउंसिल काम करते हैं, तो उनको भी उनका जो एक्सपीरियंस है उसको भी एज ए प्रैक्टिस ऑफ लॉ में कंसिडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग पोजीशन ये होती है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कौन देता है? सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इशू करती है थ्रू AIBE, जो एग्जाम होते हैं उसके थ्रू सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू किए जाते हैं। सिमिलरली जो स्टेट की बार काउंसिल्स हैं वो इशू करती हैं। थर्ड इज जो बार एसोसिएशंस होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, लॉ फर्म्स
एंड जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, अब इनके द्वारा भी अगर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी, तो वो एज एन ऑफिशियल प्रूफ ऑफ लीगल प्रैक्टिस माना जाएगा। यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आप लॉ ग्रेजुएट्स हैं, आपका लीगल डोमेन में आप काम करते हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करता है जो ये कहता है कि यू आर engaged in the legal domain and you were doing such and such activities which falls under the legal domain, then that experience will be considered as your practice of law. ये एक पहल है जो इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में ही एक सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट अपना रिप्रेजेंटेशन चाहती है और जिसमें वो अपने कम से कम 3 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है वो बीसीआई की इंडिपेंडेंस के ऊपर कहीं ना कहीं उसको ओवर पावर करेगा और उनको डायरेक्शंस भी देगा। एज ऑन टुडे अगर हम बात करें, जो हमारे फॉरेन लॉयर्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि सेम रूल्स इंडियन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स के लिए भी है कि अगर हम बाहर जाए चाहते हैं कि बाहर जाकर प्रैक्टिस करें तो हमारा लॉ हमको परमिट नहीं करता है। लेकिन इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स को इंडियन लिटिगेशन फील्ड में भी परमिट किया जाए। अब क्योंकि ये पावर बीसीआई के पास है कि उनको अलाउ करे या ना करे, लेकिन गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट के थ्रू ये पावर्स अपने हाथ में लेना चाहती है और ये ऐसा उन्होंने प्रपोज किया है। तो ये अगर ये बिल प्रपोज जो बिल है अगर ये पास हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि वो किसी भी फॉरेन लॉयर्स को एंड लॉ फर्म्स को परमिट कर सकते हैं इंडियन कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के लिए लिटिगेशन फील्ड में, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट एज ऑन टुडे हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास जो डायरेक्टिव्स की पावर होती है, इस बिल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में वो पावर्स जो बीसीआई की जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं टेक अवे करने वाली बात है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होगी कि वो बीसीआई को डायरेक्शंस दे, मैंडेटरी डायरेक्शंस जो बीसीआई को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं जो काउंसिल बीसीआई की जो ऑटोनॉमी है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। अब जो नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है, प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स, ये कहता है कि आप एडवोकेट्स के लिए कहते हैं कि आप स्ट्राइक्स और बॉयकॉट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं जिससे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में डिस्ट्रप्शंस होता है तो ये आपका एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा जाएगा। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब है अगर आपके ऊपर ऐसे एलिगेशंस आते हैं, आपको अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के थ्रू चार्ज किया जाता है और ये प्रूव होता है तो आपका नाम जो एडवोकेट्स के का जो रोल होता है उधर से आपका नाम रिमूव कर दिया जाएगा। इट मीन्स यू कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो एक ये मेजर थिंग है। अब अगर हम बात करें स्ट्राइक्स की और बॉयकॉट की, तो अगर लॉयर्स के लिए अगर कोई बात है, कोई बात अपने वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो उनके पास क्या ऑप्शन बनता है। अगर दूसरी तरफ हम देखें कॉन्स्टिट्यूशंस में भी हमें अपनी बात कहने का, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट्स है, लेकिन इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू आपको स्ट्राइक्स के राइट्स खत्म कर दिए गए हैं। एक प्रोविजन ऐड कर दिया गया है कि अगर आप स्ट्राइक्स करना चाहते हैं और आपकी कोई लेजिटिमेट डिमांड है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समय में करेंगे जिससे कि आप जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इन अमेंडमेंट्स को लेकर जो बीसीआई है उसने अपना रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उनको भेज दिया है और देखते हैं कि गवर्नमेंट अभी सजेशंस और कमेंट्स सुनने के बाद इसके ऊपर किस तरीके से अमल करती है, वो देखने वाली बात है। इसमें एक डिस्प्लिनरी कमेटी है जो बनाने की बात की गई है जिसमें कि गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे।
हालांकि एज ऑन टुडे जो प्रेजेंट पोजीशन है उसमें भी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है का प्रोविजन है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करके खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहती है थ्रू देयर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब सपोज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है तो उसकी इंक्वायरी की जाएगी, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो स्टेट काउंसिल्स हैं वो अपनी रिकमेंडेशंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजेंगे, उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स और रिपोर्ट्स को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद डिसीजन लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिनारियो है, हालांकि जब एक्ट बनाए गए थे काफ़ी पुराने एक्ट्स हैं और उस सिचुएशन उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से बनाए गए थे, लेकिन आज की डेट में एक्ट्स को अमेंड करना, चेंज करना, इट्स डिमांड ऑफ द टाइम। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं क्या वो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली है, कोई ऐसा अनरेस्ट तो नहीं हो रहा है ऐसे अमेंडमेंट्स लाने के लिए। So hopefully government will consider these comments, feedback, suggestions received from the BCI or other stakeholders, other bar councils, bar associations and the body of advocates, and they will favorably, I am sure they will favorably consider these suggestions. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एज ऑन टुडे जो लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करता है वो है द एडवोकेट्स एक्ट 1961। ये अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रेगुलेटेड, कंप्लीट प्रोसीजरल एक्ट है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर मैंने इस ड्राफ्ट बिल को पढ़ने के बाद जो एनालिसिस किया है और जो मेरे थॉट्स हैं वो मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। अगर आप भी इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो जस्ट let's wait and watch after 28th what happens, and thank you very much for your time.